बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम दो काम करेंगे। एक तो लाग्रांज मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाज़ी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। लाग्रांज ने एक मेथड हमें दिया हुआ है थ्योरम की फॉर्म में क्वाज़ी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीज को सॉल्व करने के लिए। वो थ्योरम तो मैं इस लेक्चर में प्रूव नहीं करूँगा, लेकिन उसको अप्लाई करके हम पंजाब यूनिवर्सिटी का 7 सेमेस्टर का 2015 का जो क्वेश्चन है आया हुआ है, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, वो सॉल्व करेंगे। यानी दो काम इस तरह हो जाएंगे। एक तो लाग्रांज मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाज़ी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीज डिस्कस कर लिया जाएगा, और दूसरा वो एक उसको उस मेथड को सीखने के लिए, यानी उस मेथड को अप्लाई करने के लिए जो एग्जाम्पल करनी थी हमने, वो पंजाब यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन कर लिया जाएगा। और सिर्फ यही क्वेश्चन ही, आप देखें इसी को आप सामने रखे हुए इस मेथड को, तो आप बाकी क्वेश्चंस भी खुद कर सकते हैं। ओके, पीडीज बुक टू फॉलो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसा कि आपको मालूम है कि बीएस मैथमेटिक्स पीडीज, बीएस फिजिक्स पीडीज, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, पीपीएससी, एफपीएससी, पीपीएससी मैथमेटिक्स और सीएसएस मैथमेटिक्स के लिए ये कोर्स जो है यूज़फुल है, और ये इसी कोर्स में से क्वेश्चन जो हैं उनको पूछे जाते हैं। Lagrange method of solution of quasi-linear first order PDs. The general solution of the quasi-linear PD. याद है आपको quasi-linear PD क्या होती है? मैं रिपीट कर देता हूँ उसकी डेफिनेशन। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स में लीनियर। ये याद रखिए, ये लीनियर नहीं है। इस वक्त आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जी है, और जी का फंक्शन मल्टीप्लाई भी हो रहा है डेरिवेटिव के साथ। इसी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल जी है, और जी का फंक्शन बी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? डेरिवेटिव के साथ। इन दो प्रोडक्ट्स की वजह से ये लीनियर नहीं रही, लेकिन क्वाज़ी लीनियर है। क्वाज़ी लीनियर इसलिए है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स ही है, वो लीनियर है। पार्शियल जेड और पार्शियल वाई है, वो लीनियर है, उसकी पावर 1 के अलावा नहीं है, और उसकी डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन जो है उसको लीनियर होने से रोकती है, लेकिन क्वाज़ी लीनियर होने से नहीं रोकती, क्योंकि क्वाज़ी लीनियर के लिए एक शर्त ये है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स में वो लीनियर होनी चाहिए। और मैं जैसे आपको पहले भी बता रहा हूँ कि अगर आप सीक्वेंस से लेक्चर नहीं देखेंगे, दरमियान दरमियान से लेक्चर देखेंगे, तो शायद फिर आपके लिए डिसकंटिन्यूटी होगी और आपको क्वेश्चन समझना मुश्किल होगा। इसलिए मैंने अब कमेंट्स में भी लिखा है कि आप पीडीज के जो भी मेरा टॉपिक में लेक्चर अपलोड करता हूँ उसको लेक्चर 1 से एक सीक्वेंस में देखें, क्योंकि वो उसका कनेक्शन होता है पिछले लेक्चर के साथ। अब जिन लोगों ने क्वाज़ी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो जहाँ मैंने डेफिनेशंस की थी वो लेक्चर नहीं देखा हुआ, तो फिर उनको लिए ज़रा प्रॉब्लम हो सकती है। एनी हो, मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। मेथड ये है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द क्वाज़ी लीनियर पीडी इज एफ ऑफ यू वी इज इक्वल 0। अब यहाँ तीन चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हैं कि एफ क्या चीज़ है, यू क्या चीज़ है, और वी क्या चीज़ है। मैं स्टेटमेंट उसने ये दे दी है कि इस किस्म की जो फर्स्ट ऑर्डर क्वाज़ी लीनियर पीडी है उसका सोल्यूशन ये होगा। अब जारी बात है, ये इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें ना एफ का पता है, ना उसमें कैपिटल एफ है, ना यू है, ना वी है। तो जो उसने कहा कि ये इसका सोल्यूशन है, तो फिर वो बताएगा भी कि एफ क्या है और यू क्या है। वेयर एफ इज़ एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, एफ का पता चल गया जी को कोई आम फंक्शन है। आपको याद है अभी तक हम फॉर्मेशन ऑफ पीडीज कर रहे थे जिसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट कर रहे थे। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, पीडी है हमारे पास, उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो जाहिर बात है उसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन आ रहा है जो कि पहले एलिमिनेट करके आप पीडीज बनाया करते थे। अब पीडी पहले से मौजूद है, उसको सॉल्व करते हैं तो फिर आर्बिट्रेरी फंक्शन आया ये। और यू और वी क्या चीज़ है? वो कहता है यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स बाई जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिमिलरली वी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स बाई जी इज इक्वल टू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट C2। ये तो दो इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से मिली है कि एफ आर्बिट्रेरी फंक्शन है यू और वी का। आगे यू और वी आगे दोबारा फंक्शन है एक्स बाई जी के, और वो C1 C2 के कांस्टेंट के इक्वल हैं। अब वो आए कहाँ से हैं? वो कहता है फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। वो इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं। ये इक्वेशंस कौन सी हैं? डी एक्स और ए इज इक्वल टू डी वाई और बी इज इक्वल टू डी जेड ओवर सी।
ये इक्वेशंस इसलिए कह रहा है कि वो आप इसको इन दोनों को इक्वेट करें, एक इक्वेशन आ जाएगी, इन दोनों को इक्वेट करें दूसरी आ जाएगी, इन दोनों को इक्वेट करें तो ये तीसरी आ जाएगी। इसलिए इसका लफ्ज़ वो प्लूरल इस्तेमाल कर रहा है इक्वेशंस। मैं रिपीट करता हूँ, कहता है ये जो फर्स्ट ऑर्डर क्वाज़ाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन ये होगा, और इसके सोल्यूशन में एफ जो है वो आर्बिट्ररी फंक्शन है, और इसमें जो जिनका वो फंक्शन है यू और वी का, वो एक्स वाई जी के फंक्शन हैं, और एक्स वाई ये जो यू और वी आएंगे कहाँ से, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से आएंगे। लो जी, फिर मसला हुआ क्या हुआ, अब यह समझने वाली बात हुई कि हमें वो देगा ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व कर, यानी मैं ज़रा इसका टिक जो है कहीं क्लियर कर दूं, ये हमें वो देता है कि ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हमें देता है फर्स्ट ऑर्डर क्वाज़ाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ जो गर्ज है वो किसकी है, किस चीज़ की हमारे हमें हमें ज़रूरत है, वो ज़रा देखें कि वो किस चीज़ की हमें। जी, ये वो देता है हमें फर्स्ट ऑर्डर पीडीज देता है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत किसकी है, वो गौर वाली बात है। हमें सिर्फ ए की ज़रूरत है, हम जो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ से पता करेंगे ए क्या चीज़ है, और वो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स ओवर ए। बात फॉलो कर ली आपने। हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वी जस्ट नीड ए, जो कि हम यहाँ लिखेंगे। फिर हमें किसकी ज़रूरत है बी की, वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर हमें किसकी ज़रूरत है सी की, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और फिर ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है अब, ये वाली इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। वो कैसे सॉल्व करना है अब वो देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन वी जस्ट नीड कोएफिशिएंट्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स ए बी, और जो हमारा स्पेयर कांस्टेंट पड़ा हुआ सी, ए बी सी की ज़रूरत है। ए बी सी को हम यहाँ डी एक्स ओवर ए, डी वाई ओवर बी, डी जेड ओवर सी लिख के उसके बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो हम नेक्स्ट देखते हैं कि जी वो कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। ये आ गया आपका क्वेश्चन पेपर का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फाइंड द इंटीग्रल कर्व्स ऑफ दिस दिस दिस। अच्छा, इसमें तो उसने जो ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उस फॉर्म में दी ही नहीं है, वो खुद से ही ए और बी दे दी है उसने। अब देख रहे हैं आप, डी एक्स ओवर दिस थिंग है जो ए है, डी वाई ओवर दिस थिंग जो है बी है, डी जेड ओवर दिस थिंग जो है सी है। ये पहले से ही उसने खुद ही दे दी, यानी ये आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की वो फॉर्म ऑलरेडी दे दी है। अच्छा, अगर वो फॉर्म ना देता तो फिर क्या करता, फिर इसको मल्टीप्लाई कराता पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स के साथ, इस डिनोमिनेटर को, ये जो है ये जो ए टर्म है ये वाली, ये यानी ये वाली टर्म जो है सिर्फ ये वाली, इसको मल्टीप्लाई करता पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स के साथ, इसको मल्टीप्लाई करता पार्शियल जेड और पार्शियल वाई के साथ, और इज इक्वल टू लिखता बी एक्स माइनस ए वाई। फिर हमें पता चल जाता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। लेकिन एक स्टेप उसने खुद से हमारे लिए आसान कर दिया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही उसने दे दिया कि इसकी इंटीग्रल कर्व्स हमने मालूम करनी है। अच्छा जी, अब इसकी इंटीग्रल कर्व मालूम करने के लिए हमने इसको सॉल्व करना है। वो जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि इसको भी सॉल्व करना, जो पिछली इक्वेशन मैंने बताई थी आपको कि इसको सॉल्व करना, इस इक्वेशन को मैंने कहा था कि सॉल्व करना भी सीखते हैं। आपको उसने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसने ये फॉर्म नहीं दी हुई, बल्कि इस फॉर्म से जब आपने इस फॉर्म पे आना था वो दे दी हुई। ठीक है जी, अब चलते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। और सॉल्व करने के लिए आप आते हैं, ये हम मल्टीप्लायर्स वाला मेथड यूज़ करते हैं। देखिए, मल्टीप्लायर वाला मेथड इस तरह से है, ये टफ इसलिए है कि इसका कोई फार्मूला नहीं है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते कैसे पता चलेगा कि आपने ये मल्टीप्लाई कराना है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मैं साइंस कॉलेज बगदाद रोड में बच्चों को लाइव पढ़ा रहा था, जो मेरे 7th सेमेस्टर के बच्चे थे, तो वो भी ये क्वेश्चन करते थे कि सर ये चेंज ये कैसे पता चलेगा कि ये करना है। तो ये बेटा आप गुजरांवाले वाली ख़ास तौर पे अब आपको मैं बता रहा हूँ, साइंस कॉलेज वालों को रिवाइज़ करवा रहा हूँ कि वो भी ज़रा देख लें कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस से ही होगा। और अभी तक सिविल लाइंस कॉलेज वालों ने मेरे से रब्ता नहीं किया, ना एमए कॉलेज वालों ने, ना किसी और कॉलेज ने। सिर्फ मेरे अपने स्टूडेंट जो साइंस कॉलेज वाले हैं वो हैं मेरे मतलब रब्ते में, या फिर गुजरांवाला वाले कॉलेज वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे रब्ते में हैं। बाकी किसी ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। एनीहो, मैं ये समझाना चाह रहा था कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लायर मेथड जो वो क्या है,
वो ये है कि आपने ये जो है ना डिनोमिनेटर, इसको कुछ नंबरों से मल्टीप्लाई कराना। तीन चीज़ें हैं यहाँ पे मेरे पास। कौन कौन सी चीज़ है? एक, जिससे मैं ए कह रहा था, ये सारे का सारा, यानी ये जो सारे का सारा है ये ए है, इसको आपने किसी के साथ मल्टीप्लाई कराना है। किसके साथ कराना है, यही एक क्वेश्चन। इसी तरह ये जो बी है इसको भी किसी के साथ मल्टीप्लाई कराना है। किसके साथ कराना है, ये एक क्वेश्चन है। इसको भी मल्टीप्लाई कराना है, ये भी एक क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करा के आपने इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, या दो को ऐड या दो को सब्ट्रैक्ट या तीनों को सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि कहीं जीरो बन रहा है। अगर तो जीरो बन रहा है तो बस फिर मसला हल हो गया। मिसाल के तौर पे जब मैं मल्टीप्लायर वाला मेथड यूज करता हूँ तो मैं सबसे पहले बच्चों को ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले वन को मल्टीप्लाई करके देखें। तीनों को वन से कराएं, इसको वन से कराएं, इसको भी वन से कराएं, इसको भी वन से कराएं, तो वो आप ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जीरो नहीं बन रहा, क्योंकि ये सी वाई रह रहा है और आगे सी वाई कहीं है नहीं है जो इसके साथ कट जाए। इसी तरह ये बी जेड रह रहा है और बी जेड आगे कहीं है नहीं है जो इसके साथ कट जाए, इसलिए वन से मल्टीप्लाई करा के फायदा कोई नहीं होगा। किसी और से मल्टीप्लाई कराएं, फर्ज करें इसको अगर ये डी एक्स है ना, ये कुछ कुछ थोड़ा सा गैस करके कि डी एक्स है, तो अगर एक्स से मल्टीप्लाई कराया जाए तो ये क्या बन जाएगा, सी एक्स वाई बन जाएगा। ये आपका डी वाई है, इसको वाई से मल्टीप्लाई कराया जाए तो ये बन जाएगा सी एक्स वाई। तो वो आ गया ना चीज कॉमन, यहाँ पे भी आपका इसको एक्स से मल्टीप्लाई कराने से आ गया सी एक्स वाई, और इसको सारे को वाई से मल्टीप्लाई कराने से सी एक्स वाई आ गया। तो अब कुछ चांस बन रहा है कि ये कट जाएंगे ये तरह। और इसी तरह जब आपने इसको मल्टीप्लाई कराया था एक्स से, तो ये बना था माइनस बी जेड, और ये जेड वाली टर्म है, इसको भी जेड से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आपके पास यहाँ पे ये आपके पास कोई ना कोई ये बी जेड है ना, एक्स से मल्टीप्लाई करें तो बी जेड एक्स। इसी तरह इसको डी जेड वाला है, इसको जेड से मल्टीप्लाई करेंगे बी जेड एक्स। तो ये तो काम बन रहा है, काम बन रहा है। यानी क्या काम बन रहा है कि अगर हम इसको एक्स से, इसको वाई से, इसको जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो लगता है कि काम बन जाएगा। देखें अब कैसे काम बनेगा। ये आप देख लें कि मैंने भी आपके सामने ट्राई की है, आपने भी इस तरह सोचना। ये ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन आपको बना बनाया मिल जाता है। आपकी स्किल जो है क्वेश्चन को सॉल्व करती है। तो स्किल यही है कि आपने सोचना है कि किस किस को मल्टीप्लाई करा के आप ऐड करेंगे तो जीरो बन जाएगा। तो वो देखते हैं अब क्या हुआ। ले जी, अब क्या किया, यूजिंग एक्स, जो जिनसे मल्टीप्लाई कराया ना उनको हम कहते हैं मल्टीप्लाइज। तो अभी हमने डिस्कस किया कि इसको एक्स से कराएं, इसको वाई से कराएं, इसको जेड से कराएं तो काम बन सकता है। तो यूजिंग एक्स वाई जी एज मल्टीप्लाइज वी गेट। हाँ जी, कराएं जरा। अब ये काम जो करना है ना आपने मल्टीप्लायर वाला, वो काम जो है सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ नहीं करना, वही एक्शन आपने न्यूमिनेटर के साथ भी करना है। किया जी, ये पहली जो टर्म थी डी एक्स वाली, उसको एक्स से मल्टीप्लाई कराया, एक्स डी एक्स आ गया। और इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई कराया, जैसे मैं बार बार कह रहा था आपको, एक्स सी वाई माइनस बी जेड, फिर प्लस इसको कराया वाई से और नीचे वाली को भी वाई से, फिर प्लस जेड और इसको कराया जेड से और नीचे वाली को भी जेड से। ये मैं क्यों करवाया है, ऊपर मैं आपसे डिस्कस करके आया हूँ कि इसको एक्स से, इसको वाई से, इसको जेड से मल्टीप्लाई कराने से जीरो बन जाएगा। पहले मैंने वन वन से कोशिश की थी, नहीं बना, एक्स वाई जी से करके बन जाएगा। और मल्टीप्लायर्स वाला मेथड ये है कि अगर आपको ये जीरो बनता हुआ नजर आ जाए, या एक और होता है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ आप जीरो इस में रखें कि जीरो बन जाए नीचे, तो आपने फिर ये टर्म इस तरह लिखनी है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, और नीचे आपके एक्स दिस थिंग प्लस वाई दिस थिंग प्लस जेड दिस थिंग। हाँ जी, आगे चले। क्या बन गया जी, ऊपर ऊपर बन गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, वो तो बना ही हुआ है। नीचे बन गया सी एक्स वाई माइनस बी एक्स जेड। और अब आप देखें, अब आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपके सामने एक सिचुएशन बन गई है कि ये कटा जी सी एक्स माइनस सी एक्स वाई के साथ, ये कटा जी माइनस बी एक्स जेड के साथ, ये कटा जी ए वाई माइनस ए वाई जेड के साथ। तो अब आप इस पोजीशन में आ गए कि आपके पास बन गया जीरो, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड ओवर जीरो। अच्छा, बाज़ बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि जीरो से तो डिवाइड होता करना नहीं है। बेटा, इसको जीरो से हम डिवाइड नहीं कर रहे, ये एक स्ट्रेटजी है, ये एक मेथड है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। गो के लिखने में जीरो हमें डिनोमिनेटर में लिखना पड़ गया है क्योंकि वो आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीरो से इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एनी हो। अब आप आगे चलते हैं। तो ये इसका मीनिंग वैसे ये है कि ये जो ऊपर वाली चीज़ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू जीरो। जो आप रेशो प्रपोर्शन लिखते हैं ना, रेशो लिखी होती है ना, तो ये आपके पास जो है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड रेशो जीरो, ये इट इज प्रोपोर्शनल टू जीरो। इसको फिर इस तरह लिखेंगे आप, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू टी समथिंग
सम रियल नंबर टी इंटू जीरो। जब प्रोपोर्शनल लिखते हैं तो फिर ऐसे लिखते हैं ना, मैंने जैसे कहा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड प्रोपोर्शनल टू जीरो हुआ, तो प्रोपोर्शनल टर्म इस तरह लिखेंगे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड और एक कांस्टेंट लगाएंगे रियल नंबर टी इंटू जीरो। वो जो टी जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल मेक इट जीरो। तो अल्टीमेटली हम ये स्टेप नहीं किया करते, ये वाला जो किया है हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, जैसे ही ये आ जाए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड ओवर जीरो तो खैर कहना नहीं चाहिए, बहरहाल ये आ जाए अगर तो इसको फौरी तौर पे इस क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा हूँ, कहीं और जगह आपने इस्तेमाल जो है वो इन ये जो मल्टीप्लायर वाला मेथड है यहाँ अगर आप ये कर लें तो इसके बाद आपके पास अगला स्टेप ये होगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। ले जी, अब इससे ज़्यादा आसानी क्या होगी, आप ये आपके फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है जो कि सेपरेबल है, जिसके सारे वेरिएबल सेपरेट हैं, एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड। इसका क्या फ़ायदा होगा, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे। नज़र आता है कि एक्स की इंटीग्रेशन करी तो एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, वाई स्क्वायर बाई टू आएगा, जेड स्क्वायर बाई टू आएगा। वो जो टू है उसको काटने के लिए चूँकि हमारे पास राइट हैंड साइड से पहले ही जीरो है तो हम टू से मल्टीप्लाई पहले से ही कर देते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई प्लस टू जेड डी जेड। अब जब इंटीग्रेशन की तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। ये हमारा पहला कर्व आ गई है यू, वो जो आनी थी ना यू कर्व वो आ गई है जो कि फंक्शन बन गया एक्स वाई जी का, और वो इज इक्वल टू कांस्टेंट था सी वन जो हमने ऊपर मेथड में लाग्रांज में मेथड में हमने डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, एक काम तो ये कर लिया, एक दफ़ा मल्टीप्लायर यूज़ करके एक कर्व ली है, एक दफ़ा और मल्टीप्लायर यूज़ करने हैं और फिर हमने दूसरी कर्व भी लेनी है। ये ज़रा देखें वो कैसे लेंगे। अब मैंने पहले तो एक्स वाई जी सपोज कर लिया, करके मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब आप देखें आपके जहन में कुछ चीज़ आती है कि क्या कौन से वन वन तो फारग हो गए तुम्हारे। यहाँ मसला है सी वाई है, यहाँ है ए वाई, तो अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई कराऊँ तो ए सी वाई बन जाएगा और इसको सी से मल्टीप्लाई कराऊँ तो वो भी ए सी वाई बन जाएगा। यहाँ है बी जेड और यहाँ है ए जेड, इसको मैं अगर ए से मल्टीप्लाई कराऊँ और इसको बी से कराऊँ तो तब भी चांस बन सकता है। अगर आप इसको अगर सी से मल्टीप्लाई कराया है तो सी बी जेड, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसको अभी हमने इसको मल्टीप्लाई कराया था बी के साथ, बी से कराएंगे तो बी सी वाई, नहीं ये थोड़ा सही करें इसको, अगर इसको आप ए से कराते हैं, ए से कराते हैं तो ए सी वाई आया, और इसको अगर आप किससे कराएंगे सी से तो वो भी ए सी वाई आ जाएगा। इसी तरह मैंने चूंकि इसको ए से कराया हुआ है ना तो इसको भी ए से ही कराना पड़ेगा तो ए बी जेड हो जाएगा, और इधर इसको बी से कराएं तो वो ए बी जेड हो जाएगा। तो मुझे क्लियर होगी बात कि लग ये रहा है कि अगर मैं इस टर्म को सारी को ए से कराऊं, इस सारी को बी से कराऊं, इस सारी को सी से कराऊं और फिर ऐड करूं तो मुझे लग रहा है कि जीरो हो जाएगा। लग क्या रहा है, हो ही जाना है। ये ए सी वाई और ए सी वाई ये आपके पास आ गया ए बी जेड, और ये ए बी जेड आ जाएगा जब बी से आया होगा। तो ये हो गया जी, अब करके देखते हैं। यूजिंग ए बी सी एज मल्टीप्लायर्स वी गेट, हाँ जी ऊपर वाली को कराया है ए डी एक्स प्लस पी डी वाई प्लस सी डी जेड। नीचे वाली जो टर्म्स हैं उनको पहली टर्म को मैंने जैसे भी बताया ए से कराया, दूसरी को बी से, तीसरी को सी से। अब ऊपर तो आ गया ए डी एक्स प्लस बी डी वाई प्लस सी डी जेड, नीचे आप देख रहे हैं कि ए सी वाई, और फिर वही बड़ी खुशखबरी आपने के लिए कि जी आ गया जी ए सी वाई कट गया किसके साथ, ये माइनस ए सी वाई के साथ। ए बी जेड कट गया जी किसके साथ, ये ए बी जेड के साथ। ये माइनस बी सी एक्स कट गया जी किसके साथ, ये बी सी एक्स के साथ। तो सारे के सारे कट गए, तो यही हम चाहते थे और वो आ गया हमारे पास जीरो। नीचे डिनोमिनेटर जो है आपको नजर आ रहा है, जो कि पेरेंट डिनोमिनेटर नजर आ रहा है, बट फिर इसके बाद क्या बना हमारा ए डी एक्स प्लस बी डी वाई प्लस सी डी जेड इज इक्वल टू जीरो। लेकिन फिर वेरिएबल जो है सेपरेट है, ए डी एक्स प्लस बी डी वाई प्लस सी डी जेड, इसको टू से मल्टीप्लाई कराने की इसलिए जरूरत नहीं है कि एक्स स्क्वायर बाई टू इसकी इंटीग्रेशन आनी नहीं है, इसकी तो इंटीग्रेशन ही एक्स आ जानी है। तो डी एक्स की निशान एक्स आ गई, डी वाई की वाई आ गई, डी जेड की जेड आ गई। तो सी वन हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, ये सी टू आ गया। ये हमारी वीक कर्व आई है सी टू जो वो कह रहा था। तो इस तरह से हमारे पास जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल कर्व्स ऑफ वन आर, ये हमारे पास इंटीग्रल कर्व्स आ गई। पहला आंसर आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी वन, एंड दूसरा आंसर क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू सी टू। ये दूसरा आंसर हमारे पास आ गया। जहाँ तक पंजाब यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन का मामला है, तो आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन तो यहाँ तक मुकम्मल हो गया। उसने कहा था इंटीग्रल कर्व्स मालूम करें, आपने इंटीग्रल कर्व्स मालूम कर ली।
तो लग्रांज मेथड में हम जो है वो कह रहे थे कि वो आर्बिट्ररी फंक्शन होगा, तो उस फॉर्म में भी लिखना सीख लें। कभी उसने अगर आर्बिट्ररी फंक्शन का मांग लिया तो वो भी आपको आता हो, या कभी कह दिया वो सॉल्व करें तो तब भी। अगर वो सॉल्व कहता है या आपको कहता है कि जी आप इंटीग्रल कर्व्स मालूम करें, तो ये ठीक है, आंसर यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। लेकिन लग्रांज मेथड का जो कंप्लीशन है वो क्या है कि वो आपको कहता है आर्बिट्ररी फंक्शन क्या बनना था, दस द जनरल सोल्यूशन इज एफ ऑफ यू वी बनना था ना, इज इक्वल टू जीरो। लग्रांज मेथड भी हम डिस्कस करके हैं, अकॉर्डिंग टू दैट मेथड यह बनना था एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू जीरो जनरल सोल्यूशन। तो फिर आप u की जगह तो सारी बात है आपके पास आया एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया, और v की जगह आपके पास आया एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू जीरो। तो ये फॉर्म लिख लें या आगे आप ये फॉर्म लिख लें, आपकी मर्जी है। लेकिन जब जहाँ तक क्वेश्चन 2015 का सवाल है, उसने सिर्फ इंटीग्रल कर्व मांगी हुई थी, तो देयर इज नो नीड टू राइट दिस थिंग, वो फिर आप यहीं पे ही स्टॉप करें, यहाँ पे स्टॉप कर दें। तो ये मैंने वैसे आपको समझाया कि डेफिनेटली अब आपके पास टाइम थोड़ा है, आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन खुद भी करने हैं, तो आपको जनरल मेथड भी आना चाहिए। मैंने अपनी बुक में दोनों फॉर्म्स में आंसर लिख के दिए हुए हैं। दोनों फॉर्म में आंसर लिख के देने का ख़ास मकसद ये था कि बच्चे फेमिलियर हो जाएं कि इस तरह भी आंसर ठीक है, इस तरह भी आंसर ठीक है। होपफुली अब आपको मल्टीप्लायर्स मेथड आ गया होगा। उसमें तकलीफ देने वाली बात सिर्फ एक ही है कि क्या पता कैसे पता करना है कि किन से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेटा प्रैक्टिस से होगा, आप तजर्बा कर करके देखेंगे कि ये करें ये करें। अब अभी तक तो हुआ ये है कि सारे को प्लस करना पड़ा है, किसी वक्त ये भी हो सकता है कि आपको कहीं माइनस करना पड़े, कहीं यानी ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे माइनस करना पड़े, या एक जगह माइनस और एक जगह प्लस करना पड़े, इट मे हैपन। बट व्हेन यू सॉल्व ये ज्यादा क्वेश्चन, मेरे पास का बच्चे इतराज कर रहे होते हैं, टीचर्स भी इतराज करते होते हैं कि आपने ज्यादा क्वेश्चन दिए होते हैं। तो बेटा ज्यादा क्वेश्चन इसलिए दिए होते हैं कि एक तो पेपर सेटर जब कभी भी कोई क्वेश्चन कहीं से भी पूछता है तो फिर बुक के अंदर वो होता है। दूसरी बात ये है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं। तो डेफिनेटली अब जो सर्वाइवल का प्रॉब्लम है बच्चों का, जो अभी शॉर्ट टाइम है उनके लिए, अब वो अगर जल्दी जल्दी में करेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होता। जो कॉन्सेप्ट कब क्लियर होता है, जब आप क्वेश्चन एक कर रहे होते हैं और आप फंस जाते हैं, गलत हो जाता है, और फिर आप देखते हैं ये क्या हो रहा है मैं कर, अब जब उस गलती को आप सही कर लेते हैं तो देन आप उसमें जो है आप परफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। सोल्यूशन देख के सवाल कर लेंगे तो फिर तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपका अपना IQ लेवल जो है वो तो बढ़ेगा ही नहीं। ये तो आप खुद करेंगे, पहली दफा कभी भी नहीं होगा, आप गलती कर लेंगे, दूसरी दफा होगा, तीसरी दफा होगा, तो फिर जब वो होगा गलती कर करके फिर आपको आएगा। वरना तो आप सोल्यूशन देखेंगे तो फिर आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, जो कि इंतहाई बुरी आदत है, वो नहीं करना चाहिए।